माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त माह 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। आशा है आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। अगस्त 2024 तो चलिए देख लिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। नितिन गडकरी ने वास्तु विहार को ऑरेंज बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड में पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट कंपनी के खिताब से सीईओ सार्थक तिवारी को सम्मानित किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने भड़काई आग। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के हिंसा में 300 लोगों की जान जा चुकी है। छात्रों की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा को कम किया जाए। वहीं किसको कितना आरक्षण है यहाँ से आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग को 44%, महिला को 10, पिछड़ा वर्ग को 10 और स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे को 30। क्या है आरक्षण का नियम? बांग्लादेश 1971 में जब आजाद हुआ तो उसी साल वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। बाद में समय समय पर इसमें कई बार बदलाव हुए, लेकिन सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू रहा। इससे ज्यादा आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों और महिलाओं, जातिगत अल्पसंख्यक समूहों, दिव्यांगों को आरक्षण मिला हुआ है। छात्रों की क्या मांग थी यहाँ से देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवारों को मिलने वाला 30% आरक्षण है। उनका क्या तर्क है यहाँ से आप देख सकते हैं। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट है कि छात्र आंदोलन का मुख्य चेहरा नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का छात्र है और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि फॉर्चून ग्लोबल 500 में 86वें स्थान पर रही रिलायंस इंडस्ट्री। यानी फॉर्चून ग्लोबल 500 में 86वें स्थान पर रही रिलायंस इंडस्ट्री। यहां से आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में 2 स्थानों की छलांग लगाई है और कंपनी इस वर्ष 86वें स्थान पर रही है। 2021 में कंपनी इस सूची में 155वें स्थान पर थी। बीते 3 वर्षों में इसकी रैंकिंग में 69 स्थान का उछाल आया है। अमेरिका की वॉलमार्ट लगातार 11वें सूची में पहले स्थान पर रही है। LIC 12वें स्थान की छलांग लगा करके इस सूची में 95वें नंबर पर रही है। LIC जो है कितने नंबर पे है? 95वें नंबर पे। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 22 पायदान नीचे गिर करके 116वें स्थान पर आ गई है और SBI की रैंकिंग जो है 57 है और उछाल आया है और अब यह जो है 178वें नंबर पर पहुंच गया है। SBI कितने नंबर पे पहुंच गया है? 178वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं सूची में ONGC 180वें और भारत पेट्रोलियम 258वें यानी 258वें स्थान पर रही। अगला न्यूज देख लेते हैं कि उथल पुथल और तख्ता पलट का इतिहास। कई हफ्तों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस्तीफे की सोमवार को सेना प्रमुख ने घोषणा कर दी। इस तरह से चला दौर। यहाँ देख सकते हैं कि 1975 बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की सैन्य तख्ता पलट में हत्या कर दी गई और 1981 में चटगांव के एक सरकारी गेस्ट हाउस में तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान की हत्या कर दी गई और 1982 में जिया उर रहमान के बाद राष्ट्रपति बने अब्दुस सत्तार को भी सैन्य तख्ता पलट में हटा दिया गया और 2007 में सेना प्रमुख ने तख्ता पलट किया और कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया। अगला फैक्ट देख सकते हैं
कि 2009 विद्रोही अर्धसैनिक बलों ने राजधानी ढाका में 70 से अधिक लोगों को मार डाला और जिनमें से अधिकांश सेना थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है बांग्लादेश के संदर्भ में, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से देख सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्तापलट, हसीना इस्तीफा देकर के भारत पहुंची, पड़ोसी देश में अराजक माहौल, यहां से देख सकते हैं। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल बकर उस जमा ने हसीना से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और उन्हें देश छोड़कर के जाने की सलाह दी। यहां से देख सकते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विपक्ष की नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। और यहां से देख सकते हैं लॉन्ग मार्च टू ढाका के आह्वान के साथ आसपास के शहरों से छात्र राजधानी ढाका पहुंच गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है बांग्लादेश के संदर्भ में, इसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिए सरसरी निगाह से, ताकि इससे यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि समापन समारोह में मनु भाकर होगी ध्वजवाहक, यानी पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर को होने वाले समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होगी। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर के पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला था। इस तरह से वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी थी। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम का कांस्य पदक भी जीता था। और भारतीय ओलंपिक संघ के एक अधिकारी ने कहा कि मनु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, उन्होंने बेजोड़ प्रदर्शन किया है और वह इसकी हकदार है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट है कि मंजूरी, बिहार के 13 जिलों में होगी खनिज की खोज। बिहार के 13 जिलों में जो है वो खनिज की खोज होगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर समेत बिहार के 13 और झारखंड के 3 जिले में खनिज पदार्थों के भंडारण का पता लगाएगा। जीएसआई को सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने सर्वे की अनुमति दी है। कई जिले में बहुमूल्य रत्न व पत्थर तथा कई जिलों में रासायनिक तत्व के होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर के जीएसआई ने संबंधित क्षेत्र को पत्र भेजा है। यह सर्वे बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई और लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा, नवादा, जबकि झारखंड में पलामू, गिरिडीह व चतरा में होगा। 130 दिनों में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है। तो कहां जो है बिहार में देख सकते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला है, समस्तीपुर, बांका, जमुई, खगड़िया और औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा है। और झारखंड के 3 है, पलामू, गिरिडीह व चतरा। मुजफ्फरपुर में जो है अवरक यानी माइका के साथ सोरा, नोनिया मिट्टी व रेह, क्षारीय मिट्टी और समस्तीपुर में रेह व सोरा जैसे खनिज मिलने की उम्मीद जियोलॉजिकल विभाग ने जताई है। कौन सी पदार्थ मिलेगी तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि 10 साल में मछली उत्पादन दोगुना बढ़ा, ललन सिंह। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मछली उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है और पिछले 10 वर्षों में देश में मछली का उत्पादन दोगुना बढ़ा है। श्री लोकसभा में सोमवार को इस विभाग पर हुई चर्चा के बाद अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 तक भारत में मछली का उत्पादन 95.70 लाख टन था। अब यह वर्ष 2023-24 में बढ़कर के कितना हो गया है, 174.45 लाख टन हो गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कितना हो गया है, 174.45 लाख टन हो गया है मछली का उत्पादन। चल अगला न्यूज देख लेते हैं।
लोकसभा के स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ओम बिरला। उसके संबंध में जानकारी दी गई है। ये अगला न्यूज देख लेते हैं कि पहली बार भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक फाइनल में पहुंची। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमान को हराया। पहले मैच में गोल्ड मेडलिस्ट को पटका था। अब गोल्ड की बारी। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 केजी वेट कैटेगरी में फाइनल में पहुंच गई है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची। वहीं अगला है कि अवैध बालू खनन की सूचना देने वाले को 10,000 तक का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बालू समेत दूसरे लघु खनिज के अवैध खनन और परिवहन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को जो है सरकार की तरफ से जो है यानी बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपए तक इनाम दिया जाएगा। खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस संबंध में जानकारी दी। अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज क्या है कि पटना मुजफ्फरपुर समेत 9 शहरों में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। यानी राज्य सरकार पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत सभी 9 प्रमंडल मुख्यालय वाले शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करेगी और पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, सारण, सहरसा और पूर्णिया में काम शुरू किया जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो पटना, मुजफ्फरपुर समेत 9 शहरों में बसेगी क्या? ग्रीनफील्ड टाउनशिप। ध्यान में रखिएगा, बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमले। यहाँ देख सकते हैं कि तख्ता पलट के बाद जो है 1.35 करोड़ हिंदू भय के साये में और 27 जिले में बने निशाना कोई नहीं सुरक्षा दिलासा देने वाला। यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश में 64 में 27 जिलों में हिंदू आबादी, उसकी संपत्तियों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ। तो बांग्लादेश की कमान किसके हाथ में वर्तमान में? मोहम्मद यूनुस के हाथ में। यहाँ देख सकते हैं कि आवामी लीग नेता के होटल में आग लगाई और 24 जिंदा जले। उपद्रवियों ने सिरपुर के जिला कारागाह का मुख्य द्वार खोल दिया और 500 से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो गए। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने घोषणा की छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के 13 सदस्यों से वार्ता में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रामीण परिवेश में रहेंगे पर्यटक, होम स्टे योजना को मिली स्वीकृति। ग्रामीण पर्यटन एवं इको पर्यटन स्थल के समीप पर्यटकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पर्यटकों को ठहराने के लिए 1 से 6 कमरे और 2 से 12 बेड तक की अनुमति दी जाएगी। होम स्टे के लिए मकान मालिक या प्रमोटर को अपने कमरे और बेड का निबंधन पर्यटन विभाग से कराना होगा। निबंधन 2 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके बाद उसका हर साल नवीकरण कराना होगा और निबंधन शुल्क के रूप में पहले 2 वर्ष के लिए 5,000 की राशि निर्धारित की गई है। पर्यटन मंत्री कौन है बिहार के? तो नीतीश मिश्रा है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है? तो नीतीश मिश्रा है। देख लीजिए। और पर्यटन सचिव कौन है? अभय कुमार सिंह पर्यटन सचिव। ओलंपिक में महामानव मोंडो का कमाल। यह स्वीडन के आर्मर्ड मोंडो डुप्लेंटिस पोल वाल्ट की दुनिया के ऐसे महामानव जिन्होंने सोमवार देर रात अपना ही विश्व रिकॉर्ड 9वीं बार ध्वस्त कर सनसनी फैला दी। महज 24 वर्ष की उम्र में डुप्लेंटिस ने लगातार दूसरी ओलंपिक स्वर्ण जीता है। ओलंपिक पोल वाल्ट के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है जब किसी एथलीट ने लगातार 2 स्वर्ण जीते। पेरिस में मंगलवार को वर्ल्ड तोड़ने के बाद जश्न मनाते डुप्लांटिस।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है डुप्लांटिस के संदर्भ में। महान एथलीट सर्गेई बुबका के करीब पहुंचे। आगे देख लेते हैं, अगला न्यूज है, राज्य की सभी सड़कों पर वाहनों की गति होगी निर्धारित। 3 नए मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण बनेंगे। अब न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का चुनाव सचिव की जगह पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी के स्तर से होगा। साथ ही बिहार के मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण गठन एवं सीमा सड़क नियमावली 2023 के तहत 3 अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। न्यायाधिकरण में 3 अध्यक्ष, 3 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, 3 उच्च वर्गीय लिपिक और 3 निम्न वर्गीय लिपिक और 3 आशुलिपिक के पद भी स्वीकृत किए गए हैं। इनकी संख्या अब बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। थैलेसीमिया योजना स्वीकृत, इलाज के लिए मिलेंगे 15 लाख। मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे हैं, जिन्होंने कहा कि थैलेसीमिया योजना के तहत स्वीकृत इलाज के लिए जो है अब 15 लाख की राशि दी जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना स्वीकृत की है। राज्य में मौजूदा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। योजना के तहत पीड़ित बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाएगा। थैलेसीमिया मेजर इसका सबसे गंभीर रूप है। इसमें अस्थि मज्जा बोन मैरो में खून के लाल कण का उत्पादन बंद हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया बीमारी में किस तरह का प्रभाव होता है और उससे क्या दिक्कतें होती है। यहाँ देख सकते हैं कि सारी जानकारी दी गई है। इसको एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ग्राम परिवहन योजना का किया गया विस्तार और विधानमंडल के सदस्य के आश्रित किए गए परिभाषित, यानी आश्रितों की परिभाषा में माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सौतेली संतान, नाबालिग भाई बहन और दिव्यांग पुत्र पुत्री को आश्रित बनाए गए हैं। पुत्र के 25 वर्ष या नौकरी प्राप्त करने तक, पुत्री के विवाह होने तक उसे आश्रित माना जाएगा। अगली न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मखाना की भंडारण इकाई पर 75% दिया जाएगा अनुदान। मिथिला मखाना को जीआई भौगोलिक प्रतिदर्श टैग मिल जाने के बाद उत्पादकों व व्यवसायियों के लिए इस क्षेत्र में नई संभावना बनी है। इसके आर्थिक महत्व के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा मखाना विकास योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत मखाना के उन्नत प्रभेदों के बीज उत्पादन, प्रत्यक्ष तथा फसल क्षेत्र के विस्तार हेतु अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मखाना भंडारण इकाई की स्थापना पर 75% सब्सिडी का प्रावधान है। और मंगलवार को कृषि मंत्री मंगल पांडे, यानी बिहार के भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों मंगल पांडे हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप वहां गड़बड़ कर दीजिएगा। पूछा जाएगा कि बिहार की कृषि मंत्री कौन है, तो मंगल पांडे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वही है। दोनों प्रभाग उन्हीं के पास, दोनों विभाग जो है उन्हीं के पास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली कोटोनिवेरे ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैपिटन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुर्मू ने फिजी के सम्मान को स्वीकारते हुए कहा कि यह सम्मान भारत और फिजी के बीच मित्रता के गहरे संबंध का परिचायक है। तो मुर्मू को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति महोदया को दिया गया है, यानी द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। सम्मान का नाम क्या है? फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। विनेश फोगाट ओलंपिक में अयोग्य घोषित, वजन ज्यादा होने की वजह बताया गया। अगला न्यूज है कि करोड़ों उम्मीद पर भारी, विनेश के ओलंपिक सफर का दुखद अंत। 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण जो है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। देख सकते हैं
उन्होंने मंगलवार को पेरिस में पहले दौर में विश्व की नंबर 1 गत ओलंपिक चैंपियंस जापान की यूई सुसाकी और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओसाना लिवाक को हरा करके तहलका मचा दिया। इसके बाद सेमीफाइनल में क्यूबा की पैन अमेरिका चैंपियंस लोपेज गजमैन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। वह वह जो है ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। सभी भारतीयों को लग रहा था कि भारत का एक पदक पक्का हो गया। तो बुधवार की सुबह भार कराते समय विनेश का वजन जो है 100 ग्राम ज्यादा निकला और 6 अगस्त को पहली बाउट से पहले वजन 49.9 किलोग्राम था। सेमीफाइनल के बाद विनेश ने एनर्जी ड्रिंक ली और भोजन किया तो उसका वजन जो है वो 52.7 किलोग्राम था, जिसके कारण से उन्हें अयोग कर दिया गया। चलिए अगला न्यूज है कि झारखंड में अब ईडी सीबीआई को जांच की पहले लेनी होगी अनुमति। यानी झारखंड में जो है अब ईडी और सीबीआई को जांच के पहले लेनी होगी राज्य सरकार से, यानी झारखंड राज्य सरकार से अनुमति। झारखंड में ईडी सीबीआई समेत सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अब प्रदेश सरकार के किसी अफसर कर्मचारी या मंत्री विधायक के खिलाफ जांच के पहले राज्य को लिखित अनुमति लेनी होगी। वही अगला है कि हिंसा के चलते हिंदुओं की आबादी 30 से घट करके 8% हुई। देख सकते हैं चिंताजनक न्यूज है कि बांग्लादेश सरकार की ओर से जारी जनगणना के अनुसार देश में 91% आबादी मुस्लिम जनसंख्या की है, जबकि 8% आबादी जो है हिंदुओं की है। 2% से कम आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आजादी के बाद 1947 में यहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 30% थी, जो घट करके लगभग 8.54% रह गई है। समुदायों की आबादी देख सकते हैं, मुस्लिम का कितना है, हिंदू का कितना है, बौद्ध का कितना है बांग्लादेश में, ईसाई का, अन्य का। मीजेन ने लगाया स्वर्णिम पंजा। क्यूबा के दिग्गज पहलवान मीजेन लोपेज ने मंगलवार को 130 की ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में लगातार 5वें ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया। वह एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत के साथ ही उन्होंने कुश्ती को भी अलविदा कह दिया। चार राज्यों ने लागू नहीं किया आरटीआई कानून। 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को नजदीक के स्कूल में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने से जुड़े आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट कानून को लागू हुए वैसे तो करीब 15 साल होने को है, लेकिन अभी भी पंजाब, बंगाल, केरल और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस कानून को नहीं अपनाया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अभी भी जो है 4 ऐसे राज्य हैं, बंगाल, केरल और तेलंगाना। पंजाब, बंगाल, केरल और तेलंगाना 4 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक आरटीआई कानून को लागू नहीं किया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने विभिन्न करों और शुल्क के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी खजाने में जो है 1,86,440 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वही कंपनी का योगदान इसके 3.86% को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, अमेजन इंडिया सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बनकर के उभरा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और अमेजन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। रेंड स्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने वित्तीय स्वास्थ्य
अच्छी प्रतिष्ठा और करियर में प्रगति के अवसरों पर बहुत ऊंचा स्कोर हासिल किया है। चौथे स्थान पर टाटा पावर और इसके बाद क्रमशः टाटा मोटर्स, सैमसंग इंडिया, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्री और मर्सिडीज बेंज और स्टैंड इंडिया के एमडी विश्वनाथ पीएस ने कहा। गोविंद राजन को मिलेगा पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, यानी गोविंद राजन को मिलेगा पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। प्रसिद्ध जीव रसायन वैज्ञानिक गोविंद राजन पद्मनाभम का नाम पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उनको मलेशिया पर शोध के लिए जाना जाता है। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार इस साल शुरुआत की है, यानी इसी साल से विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई है। सरकार ने बुधवार को 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा की, जिनमें युवा वैज्ञानिकों के लिए 18 विज्ञान युवा पुरस्कार और 13 विज्ञान श्री पुरस्कार और एक विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल है। विज्ञान टीम पुरस्कार टीम चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। तो विज्ञान टीम पुरस्कार जो है वह चंद्रयान 3 को दिया जाएगा। वहीं 13 विज्ञान श्री पुरस्कार दिए जाएंगे, 18 विज्ञान युवा पुरस्कार दिए जाएंगे, यानी 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा जो है सरकार के द्वारा की गई है। और इसी वर्ष से जो है वह विज्ञान रत्न पुरस्कार की घोषणा की। इन्हें विज्ञान श्री पुरस्कार दिया जाएगा और किन्हें जो है विज्ञान श्री पुरस्कार दिया जाएगा उनका नाम देख सकते हैं। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, आनंद रामकृष्णन, सी आवेश कुमार त्यागी, प्रोफेसर उमेश वार्ष्णे और प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदगांवकर, प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी, भीम सिंह आदि मूर्ति, इन्हें जो है विज्ञान श्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और विज्ञान युवा पुरस्कार जो है विज्ञान युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले में श्री कृष्ण मूर्ति, एसएल, स्वरूप कुमार परिदा, राधा कृष्णन, महालक्ष्मी, प्रोफेसर अरविंद पेनमेत्स, विवेक और विशाल राय आदि शामिल हैं। तो विज्ञान युवा पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा और विज्ञान श्री पुरस्कार जो है इन्हें दिया जाएगा और गोविंद राजन को मिलेगा पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार। आगे देख लेते हैं। आईएएस संदीप पौड्रिक बने केंद्रीय इस्पात सचिव, यानी आईएएस संदीप पौड्रिक बने केंद्रीय इस्पात सचिव। उद्योग और ऊर्जा विभाग के अपर सचिव संदीप पौड्रिक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। वे इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज देख लेते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब के हर ब्रॉन्ज मेडल विजेता हॉकी खिलाड़ी को देगी 1 करोड़ रुपए। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता गोल्ड, यानी पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता गोल्ड और नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। पाकिस्तान की अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका है। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। अगला है सरकार के प्रमुख सलाहकार बने, देख सकते हैं। अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 16 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इसमें छात्र आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 20 वर्षीय नाहिद इस्लाम आसिफ मोहम्मद को भी शामिल किया गया है, यानी बांग्लादेश के संदर्भ में यह न्यूज है। कॉन्फ्रेंस करते हुए पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, जो वहां के अंतिम सरकार के प्रमुख हैं। अगला न्यूज है। वक्फ संशोधन विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता में दखल नहीं, रिजिजू। यानी वक्फ संशोधन विधेयक जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता में दखल नहीं देगी, रिजिजू का कहना है। यानी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़े विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। क्या है वक्फ बोर्ड, अभी चर्चा में है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको देख लीजिए। यह कानून इकाई है, इसके सदस्य वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और
32 स्टेट बोर्ड है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 1964 में बना, यानी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है 1964 में बना, यानी 1964 में बना। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वक्फ संपत्तियां क्या है? वे संपत्तियां जो इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित है। वक्फ संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची नहीं जा सकती है। देश में 9.4 लाख एकड़ जमीन तथा 8.7 लाख संपत्तियां वक्फ बोर्ड की है। और विवाद का निपटारा कैसे होगा? संपत्ति पर विवाद के लिए 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया। 2013 में इसमें संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिक अधिकार दिए जा सके। विवाद की स्थिति में ऐसे मामले के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। संपत्तियों की देखरेख कैसे की जाती है? यहाँ से आप देख सकते हैं इस फैक्ट के माध्यम से। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपके स्मरण रहे। यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो आप लाभ की स्थिति में रहे। यहाँ देख सकते हैं कि संशोधन का विरोध क्यों किया जा रहा है। विरोधियों का तर्क है संशोधन वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनेगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताया है। क्या शिकायतें हैं और आय से क्या होता है? वक्फ यानी वक्फ से होने वाली आय से आमतौर पर शैक्षणिक संस्थाएं, कब्रिस्तान, मस्जिदों और आश्रय गृहों को फंड मिलता है। इससे मुसलमानों को लाभ होता है। यानी बोर्ड से के आय से क्या लाभ होता है, उससे क्या क्या सारी चीजें होती है और वक्फ क्या है उसके संबंध में जानकारी दी गई है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे। अगला न्यूज है कि भारत की पारिवारिक व्यवसाय में अंबानी परिवार सबसे मूल्यवान। यानी अंबानी परिवार 25.75 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे मूल्यवान कारोबारी परिवार है। बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हारून इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय की सूची में बजाज परिवार 7.13 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर। बिरला परिवार जो है 5.39 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। अडानी परिवार व्यवसायिक मूल्य 15.44 लाख करोड़ के आंका गया है। लंबे समय से बीमार बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। यानी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। करीब 11 वर्षों तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। चांदनी शाह नीरज। पाकिस्तान के अरशद ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण। दूसरे स्थान पर रहे चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। यानी अरशद नदीम अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में 92.97 मीटर भाला फेंक में जो है गोल्ड जीता। वहीं कांस्य पदक नीरज चोपड़ा ने जीता। स्वतंत्र भारत के लिए 2 पदक जीतने वाले एथलीट का नाम देख सकते हैं और फाइनल के शीर्ष 10 थ्रो का नाम आप यहां से देख सकते हैं। पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड और नया ओलंपिक रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड यहां से आप देख सकते हैं। और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर के साथ कांस्य जीता। रजत पदक जीतने के बाद तिरंगे के साथ नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं। सॉरी, हाँ रजत पदक जीते हैं। आगे देख लिया जाए। नोबेल विजेता यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कमान संभाल ली है। मोहम्मद यूनुस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1940 में अविभाजित भारत के चटगांव में जन्म हुआ। 1969 में वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका के अर्थशास्त्र में पीएचडी है और 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की
की और छोटे लोन देकर करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला। और 1984 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार व 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद यूनुस को। और उनको माइक्रो फाइनेंस मॉडल यानी उनके माइक्रो फाइनेंस मॉडल को देश व दुनिया ने सराहा है। और 2008 में हसीना सरकार ने यूनुस के खिलाफ जांच शुरू की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है मोहम्मद यूनुस के संबंध में। लोकसभा में सरकार विपक्ष की तकरार के बीच बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव, यानी विपक्ष दलों के विरोध के बीच राजग सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। इसमें इनके कामकाज के बेहतर संचालन के लिए कई अहम महत्वपूर्ण बदलाव के प्रस्ताव हैं। खास बातें क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। वक्फ और सरकारी जमीन के विवाद में जिला कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। यह निर्णय नए संशोधनों की लागू से पहले की संपत्ति पर भी लागू होगा। और रिजिजू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी पेश किया, जिसका उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है। साथ ही सरकार ने राज्यसभा में वक्फ संपत्ति अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली विधेयक 2014 को वापस ले लिया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए एक तंत्र बनाने की मांग की गई थी। अगला है कि सैलानी 22 पर्यटन स्थलों के पास निजी घरों में ठहर सकेंगे। इन पर्यटन स्थलों के आसपास की सुविधा देख सकते हैं। 5 साल में पहले होम स्टे बंद करने पर ब्याज राशि वसूली जाएगी, यानी 5 साल से पहले होम स्टे बंद करने पर जो है वह ब्याज राशि वसूल की जाएगी। राज्य के 22 पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटक जो है वह ठहर सकेंगे। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, गया में महाबोधि मंदिर है, और नालंदा में जल मंदिर, पावापुरी, नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर, रोपवे, वैशाली में अभिषेक पुष्करणी परिसर, भागलपुर में विक्रमशिला। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। विनेश फोगाट ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर। हरियाणा की पहलवान ने बुधवार को 50 किग्रा फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और विनेश ने एक्स पर मां प्रेमलता को संबोधित करते हुए भावनात्मक पोस्ट में लिखा, मां कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। लाइलाज बीमारी में सरकार की संजीवनी, यानी कुछ श्रेणियों की दवाओं के लिए भारत में क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। जिन दवाओं को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में मंजूरी मिली होगी, उनका भारत में क्लिनिकल परीक्षण नहीं कराना होगा। हालांकि यह छूट केवल 5 श्रेणियों के तहत दी जाएगी। इनमें दुर्लभ बीमारियों के लिए तैयार होने वाली महंगी दवाएं, जीन सेलुलर थेरेपी उत्पाद, महामारी की स्थिति में इस्तेमाल की जाने वाली नई दवाएं, विशेष सुरक्षा उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई दवाएं और महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति वाली नई दवाएं शामिल हैं। औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्र सरकार की स्वीकृति से नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षण की छूट पर विचार कर सकता है। कांसे की हॉकी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हरा करके जीता कांस्य पदक। 52 साल बाद हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते। टोक्यो की सफलता को हरमनप्रीत की टीम ने पेरिस में जारी रखा और जीत के साथ ही गोलकीपर श्रीजेश अंतरराष्ट्रीय करियर पर लगा विराम। ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के पदक 8 स्वर्ण, रजत 1, कांस्य 4। स्पेन को पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाने के बाद गोलकीपर श्रीजेश गोलपोस्ट के ऊपर बैठ गए। मेंस
मेंस हॉकी टीम ने लाया भारत को गौरव। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को स्पेन को 2-1 से हरा करके कांस्य पदक जीता है। 1928 से लेकर के 1972 तक भारतीय टीम ने ओलंपिक में 7 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीते थे। भारत ने 1980 में ओलंपिक में अंतिम 4 बार स्वर्ण पदक जीता था और टीम ने 41 वर्ष बाद देश को हॉकी में पदक दिलाया था और उसी सफलता को हरमनप्रीत की टीम ने पेरिस में आगे बढ़ाया है। 52 वर्षों में यह पहला अवसर है जब हमारी हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है।